जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि लास्ट वीडियो में क्या था कि हम लोग अपना जो बेसिक्स था स्ट्रक्चर का वो कंप्लीट कर चुके थे। जो भी बेसिक पोर्शन था स्ट्रक्चर का, जैसे लोडिंग क्या होती है, सपोर्ट्स क्या होती हैं, किस तरीके की लोडिंग को हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है स्ट्रक्चर का, वो सारी चीज़ें हम अपनी कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, और मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस के साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि जो हमारा फोर्स मेथड होता है ये कब अप्लाई होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है ये कब अप्लाई होता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो हमारा, देखो अभी हम इनको मेथड को डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, मेथड को तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में। लेकिन हम ये जानेंगे कि हम इन मेथड को कब अप्लाई करते हैं और क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेसी इंडिटर्मिनेसी क्या होती है और इनको हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने का आसान से आसान तरीका क्या हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल लेक्चर होगा। तो बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और हाँ, अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा यार। चलिए, देखिए सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस की। तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था सिलेबस। तो जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था तब मैंने आप लोग को बोला था सर दो तरीके के मेथड होते हैं हमारे। एक फोर्स मेथड होता है, एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। अब देखो, फोर्स मेथड हो या फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड हो, दोनों ही मेथड का काम क्या है, अननोन को फाइंड आउट करना। अब ये सर अननोन क्या भला है? तो अननोन कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग के पास ये बीम है तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। तो इस बीम पर तीन रिएक्शन आएंगी, मतलब तीन तरीके से ये बीम रजिस्ट करेगा। वर्टिकली रजिस्ट करेगा, और यहाँ पे हिंज पे हॉरिजॉन्टली भी रजिस्ट करेगा। तो तीन तरीके से रजिस्ट कर रहा, मतलब तीन रिएक्शन, R1 R2 R3, मान लो तीन रिएक्शन आई। तो ये थ्री क्या है, हमारे पास अननोन है। तो इन थ्री अननोन को फाइंड आउट करना ही हमारे पास दो मेथड होते हैं। इन थ्री अननोन को फाइंड आउट करने के, एक फोर्स मेथड होता है, एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। अब ये अननोन हमारे पास सर क्या हमेशा तीन ही होंगे? नहीं भाई, तीन से ज़्यादा हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, छः हो सकते हैं, 10 तक हो सकते हैं। ठीक है, इतने सारे अननोन हमारे पास हो सकते हैं। तो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेथड की हेल्प से इनको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड आउट द अननोन फोर्स, और रिएक्शन हमको फाइंड आउट करनी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, या फिर मूवमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या बोलता है, ये भी आप लोग अननोन को फाइंड आउट करता है, लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड कैसे होता है सर? तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन। डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन को कैलकुलेट करने के बाद हम रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, चाहे हमारी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो, वर्टिकल हो, या फिर हमारे पास मोमेंट हो। कैसे? तो देखिए, हमको मालूम है कि जो हमारे पास फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के केस में अगर आपको मालूम हो तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लोगे एक्स, तो ये एक्स जो आता है हमारे पास, स्टिफनेस आता है। तो इसमें हम करेंगे क्या, अपना पहले फाइंड आउट करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, देन हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड होता है, लेकिन हाँ, दोनों ही मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही मेथड के अपने कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ मेथड कहीं पे अप्लाई होगा तो कोई कहीं पे अप्लाई होगा, और यही चीज़ हमको समझनी है आज के लेक्चर में कि हम कौन सा मेथड कहाँ पर अप्लाई करते हैं। अगर हमको ये पता चल गया तो हम क्वेश्चन को देखते ही चुटकियों में सोल्व कर देंगे, है कि नहीं? तो यही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कि जो भी अननोन फोर्सेज हैं या रिएक्शन है उनको फाइंड आउट करना है। लेकिन एक हमारा मैथ का बेसिक सा रूल होता है। मैथ का बेसिक सा रूल क्या होता है, आपको ये पता होगा। अगर आपके पास क्या, मान लो दो इक्वेशन है, ये दो अलजेब्रिक इक्वेशन है, और यहाँ पे देखो दो ही अननोन है, एक्स और वाई। तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। आपने पढ़ा भी होगा, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करने पर करें तो ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, तो यहाँ से कितना आ गया, -8y इजिकल टू कितना हो गया, 10, -10। अब यहाँ से देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इजिकल टू कितना आ गया, 10/8। अब इस y की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में डाल दो, y की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में डाल दो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x। यानी कि आपने एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी ये नोटिस करी, कि अगर आप लोग के पास दो इक्वेशन थी तो आप सिर्फ दो ही अननोन फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमारा मैथ का बेसिक सा रूल होता है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी स्ट्रक्चर एनालिसिस में। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, तो आप समझ जाना। अकॉर्डिंग टू मैथ कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इक्वेशन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। यानी कि अगर आपके पास तीन अननोन है, एक्स वाई जेड, तो आपके पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास सपोज एम एन ओ पी चार अननोन है, ठीक है, चार की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपके पास चार इक्वेशन होनी चाहिए। तो जितने अननोन उतनी इक्वेशन अगर आपके पास होंगी, तो आप आसानी से किसी भी इक्वेशंस को सोल्व करके अननोन को फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमारा बेसिक सा एक मैथ का कॉन्सेप्ट होता है। कैसे? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ।
एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आएगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, और ये हमारे पास रोलर है तो यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आएगी। कैसे रिएक्शन आती है लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके आप उसको देख सकते हो। ये हमारे पास ओरिजेंटल रिएक्शन है, ये वर्टिकल रिएक्शन हमने शो कर दी V1, और रोलर पे भी हमारी V2 वर्टिकल रिएक्शन है, वो भी हमने यहाँ पे शो कर दी। इसके साथ ही देखिए हमको मालूम है कि जो हमारे पास 3 स्टैटिक इक्वेशन होती हैं, मैंने आप लोग को बताया था 2D में हमारे पास कितनी इक्वेशन होती हैं, 3 इक्वेशन। 3D में हमारे पास कितनी इक्वेशन होती हैं, 6 इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बोला था ना, मैं आप लोग को ये इसलिए बार बार जोड़ दे करके उसको इसीलिए याद करा रहा था क्योंकि मुझे मालूम था उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने आप लोग को इसीलिए बोला था। अब देखो 3 अननोन है, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अननोन है, और 3 ही हमारे पास क्या होती हैं, स्टैटिक इक्वेशन होती हैं। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, और मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस 0। तो अगर ये हमारे पास 3 एक्सिस हैं, 3 अननोन अगर हमारे पास हैं, 3 इक्वेशन 3 अननोन अगर हमारे पास हैं, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, V1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, V2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, और H को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा मैथ का कॉन्सेप्ट है। तो नीचे लिखा हुआ भी है, इफ़ वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ अननोन विद द हेल्प ऑफ एबव 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, देन वी कैन से दैट स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट। अब देखो ये एक नया वर्ड निकल करके आया। हमें पता है 3 इक्वेशन, 3 अननोन है और 3 ही इक्वेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है और वर्टिकल रिएक्शन V1 है और V2 है, हम इनको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इनको, यहीं पे बस ये छोटा सा पॉइंट है, इसको समझ लेना आप लोग। अगर हम लोग अपनी 3 इक्वेशन से 3 अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं, या 6 इक्वेशन से 6 अननोन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चर कैसी होगी, हमारी स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगी। डिटर्मिनेट का मतलब सिंपल है, आप डिटरमाइन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो, डिटरमाइन का मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो आप डिटरमाइन कर सकते हो, क्या डिटरमाइन कर सकते हो, अननोन को डिटरमाइन कर सकते हो। किसकी हेल्प से कर सकते हो, तो जो आपके पास 3 इक्वेशन है, अगर आप 3 इक्वेशन की हेल्प से 3 अननोन को फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपकी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, डिटर्मिनेट कहलाएगी, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, स्टैटिकली डिटर्मिनेट कहेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल 2 है। देखो एग्जाम्पल बहुत लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फिक्स्ड बीम है, और ये फिक्स्ड बीम हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और एक हमारे पास रजिस्टिंग मोमेंट आएगा, MR ले लो या M ले लो। तो यहाँ पे भी हमारे पास देखो सर 3 अननोन है, और 3 है हमारे पास, 3 रिएक्शन या फिर 3 अननोन है, और इक्वेशन भी कितनी होती है हमारे पास, 3। तो ये जो हमारे पास बीम हो गया, ये कैसा हो गया, ये सर स्टेटिकली क्या हो गया, डिटर्मिनेट बीम। स्टैटिकली हमारे पास कैसा हो गया, डिटर्मिनेट बीम हो चुका है। तो आई होप आप लोग क्लियर होगा डिटर्मिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, मतलब हम डिटरमाइन कर सकते हैं 3 अननोन्स को 3 इक्वेशंस की हेल्प से अगर हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। अभी मैं सिर्फ आप लोग को मतलब समझा रहा हूँ, डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आगे आप लोग को बताऊँगा। बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। उसके बाद देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो ये हमारे पास क्या है, एक प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम है। एक एंड पे हमने इसको सर फिक्स किया हुआ है, और दूसरे एंड पे हमने इसको क्या किया हुआ है, रोलर सपोर्ट दी हुई है। तो यहाँ पे अगर हमने दूसरे एंड पे इसको रोलर सपोर्ट दी हुई, तो हमको मालूम है फिक्स एंड पे 3 रिएक्शन आती हैं, लास्ट वीडियो में बताया था। रोलर पर एक रिएक्शन आती है, ये भी आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, क्यों आती है ये भी बताया था, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम अगर आप नोटिस करें तो 1 2 3 4, अब हमारे पास 4 अननोन हो चुके हैं सर, और इक्वेशंस तो हमारे पास सिर्फ 3 ही होती हैं। तो क्या अब हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बाबू। अब हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास 4 अननोन है, 3 इक्वेशन है, और मैथ का रूल ये बोलता है कि जितनी इक्वेशन उतने ही अगर अननोन है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका मतलब हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हैंस वी कैन नॉट फाइंड आउट द रिएक्शन और अननोन फोर्सेज बाई द यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। So we can say this structure is statically indeterminate। अगर हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, देखो ध्यान से सुनो इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ। 4 अननोन है, 3 इक्वेशन है, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगी, मतलब हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या होगी, इनडिटर्मिनेट हो गई स्ट्रक्चर हमारी। और कैसी, स्टैटिकली। क्यों,
क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन हम इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो हैं हमारे पास, थ्री इक्वेशंस, कौन कौन सी थ्री, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ एम जेड इज इक्वल टू जीरो, इन इक्वेशंस का यूज करके नहीं डिटरमाइन कर सकते। डिटरमाइन करने का तो तरीका है, क्योंकि हमको यार अगर स्ट्रक्चर डिजाइन करनी है तो हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एनी हाउ किसी भी हालत में हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे चारों फोर्सेस। तो अगर कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, वही तो समझना है, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड, उसी को तो यहाँ पे समझना है हमको। तो उसी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास अगर हम इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से इन चार अननोन को फाइंड आउट नहीं कर सकते तो सर स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी हमारी, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हमारी हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है। अगर डिटर्मिनेट है तो आप थ्री इक्वेशन, थ्री अननोन है तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है, और अगर आप लोग के अननोन क्या है, तीन से ज़्यादा अननोन है और इक्वेशन हमारे पास थ्री हैं, तो वो हमारे पास कैसी हो जाएगी, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब क्वेश्चन बना, सर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, आपने कहा था अननोन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चलो आप थ्री इक्वेशन से नहीं कर सकते, फिर कैसे कैलकुलेट करोगे ये तो बताओ। तो देखो भाई, उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। अब सर ये क्या कंपेटिबिलिटी इक्वेशन होती है, तो ये कंपेटिबिलिटी इक्वेशन कुछ भी नहीं होती है, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए चार अननोन थे, थ्री इक्वेशंस थी, तो अगर हमें किसी तरीके से एक इक्वेशन और मिल जाए, एक इक्वेशन और मिल जाए, तो हमारे पास टोटल इक्वेशन कितनी हो जाएंगी, चार, चार इक्वेशन हो जाएंगी। और चार ही क्या है हमारे पास अननोन, चार इक्वेशन चार अननोन तब तो कर सकते हैं ना। तो आप कहोगे हाँ सर तब तो हम कर सकते हैं, तो हम एक इक्वेशन और कहाँ से लेके आए, तो जो भी हम एक्स्ट्रा इक्वेशन बनाते हैं उन्हीं एक्स्ट्रा इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कंपेटिबिलिटी इक्वेशन क्या होता है। अब इसको कैसे बनाते हैं सर, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं किस लिए हूँ भाई। तो कंपेटिबिलिटी इक्वेशन हम आप लोग को बताएंगे, उससे पहले देखो जितने ज़्यादा अननोन होंगे उतनी ही ज़्यादा हमको एक्स्ट्रा इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अगर तीन से ज़्यादा होंगे, जैसे चार हैं तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर पाँच है तो दो एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, छः है तो तीन एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो मतलब जितने ज़्यादा अननोन होंगे उतनी ही ज़्यादा एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, सही है। और जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही क्या होगी, हमारी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होगी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हमारे पास होगी, ठीक है। तो स्टैटिक डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी क्या होता है, आप लोगों को समझ में आया। इनडिटर्मिनेसी मतलब जितने फोर्स हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे वो क्या हो जाएगी, इनडिटर्मिनेसी, और अगर हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, डिटर्मिनेसी। चलो अब ये कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बताओ सर कैसे हम इसको बनाते हैं। तो चलो एक बार कंपेटिबिलिटी इक्वेशन देखते हैं। देखिए कंपेटिबिलिटी इक्वेशन क्या होती है, इट इज़ नथिंग बट एक्स्ट्रा इक्वेशन ओनली, ये कुछ भी नहीं होता है, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन, दो एक्स्ट्रा इक्वेशन, तीन एक्स्ट्रा इक्वेशन जो होती हैं वो होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास देखिए एक हमारे पास प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है, इस पर क्या लगा हुआ है हमारा, यूडीएल लगा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है, इस एंड से इस एंड पे हमारे रोलर सपोर्ट है, तो हमको मालूम है इस फिक्स्ड एंड पे थ्री रिएक्शन आएंगी और रोलर सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आएंगी, रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन आएगी हमारी। अब हमारे पास सर चार रिएक्शन है, ठीक है, और थ्री हमारे पास इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देखो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फॉर जीरो, पहली इक्वेशन लगाई तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ गई जीरो, ठीक है। ये सब सोम में सिखा चुका हूँ, कोई भी नहीं कहेगा कि सर हमको ये चीज़ नहीं आती है। समेसन ऑफ वर्टिकल फोर जीरो, वर्टिकल फोर जीरो करेंगे तो इधर से आर वन, इधर से आर टू, आर वन आर टू, यहाँ पर डब्लू इंटेंसिटी का अगर ये लोड है तो डब्लू पर यूनिट लेंथ के लिए, अगर इसकी एल लेंथ है तो डब्लू इंटू एल हो जाएगा ये हमारे पास। चलो मैं इसको एक बार मैंसन कर देता हूँ, ये एल लेंथ है, ठीक है, और जो ये लोड लग रहा है ये कितने का है, डब्लू का। तो ये हमारे पास आएगा डब्लू इंटू एल, ये इक्वेशन टू आ गई, सही है। अब इसके बाद हमने मोमेंट लिया, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट जीरो ले लिया, जेड एक्सिस मतलब हमने इस पॉइंट के अबाउट जो है, बी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ए पे तो यहाँ पे रजिस्टिंग मोमेंट आता है, यहाँ पे हमने मोमेंट जीरो ले लिया। तो जब इस पे मोमेंट जीरो लिया तो इसकी हमने इक्वेशन बना दी, तो इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे, तो वही हमारे पास फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम वन मोमेंट आ रहा था आपके पहले एंड पर, ये लोड की वजह से मोमेंट था, तो इक्वेशन थ्री। अब देखो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, अब तीन इक्वेशन आने की वजह से अब हमारे पास, हम इनको सोल्व नहीं कर सकते। आप देखो पूरी कोशिश करके देख लेना, यहाँ से हमारे पास तीन इक्वेशन है, हमारे पास आर वन भी अननोन है, आर टू भी अननोन है, यहाँ भी देखो आर वन अननोन है, और यहाँ पे देखो एम वन अननोन है। तो ये देखो आर वन आर टू और एम वन, तो इसको अगर आप नहीं भी काउंट कर रहे हो, चलो एच की वैल्यू आ गई, इसको हटा दो, लेकिन अभी ये दो इक्वेशन बची और तीन अननोन है।
अब 2 इक्वेशन बची, 3 अननोन है, तो कैसे सोल्व कर लोगे? नहीं सोल्व कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेटिबिलिटी लगाएंगे। कंपेटिबिलिटी क्या बोलती है कि आपके पास अगर ये बीम था, ठीक है, तो इसको आप सुपर पोजिशन थ्योरम का यूज़ करो थोड़ा सा। कैसे? इस बीम पे यूडीएल अलग से रहने दो, यूडीएल हमने अलग से लगा दिया, और जो सपोर्ट वाली रिएक्शन थी इसको हमने अलग से शो कर दिया। देखो सपोर्ट वाली रिएक्शन अलग से। तो इसकी वजह से जो लोड ऊपर आ रहा है, इसकी वजह से जो हमारा बीम डिफ्लेक्ट करेगा वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पे जो रिएक्शन है इसकी वजह से डिफ्लेक्ट करेगा वो कुछ इस तरीके से हमारा बीम जो है डिफ्लेक्ट करेगा। अब मैंने आप लोगों को स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है कि अगर हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और उसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है तो उसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो WL⁴/ATI स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। और यूट्यूब पर भी हमारी वीडियो पड़ी हुई है उसकी, आप जा करके देख सकते हो। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन डालना, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ट्रिक ऐसे करके डालना, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ट्रिक बाई VIP सिविल गुरु, VIP सिविल गुरु ऐसे करके डालना, आपके पास वो वीडियो आ जाएगी, आप देख लेना। मैंने आप लोगों को ट्रिक से सारी चीज़ें याद करा रखी हैं। उसके बाद देखो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास डिफ्लेक्शन, जब हमारे पास पॉइंट लोड लगा हो तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आता है, तो वो आता है आप लोग का, अगर ये RB रिएक्शन है तो RB L3/3 ये हो गया हमारे पास। अब देखो हमें मालूम है ये डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। जब इक्वेट करा तो यहाँ से क्या आ गई हमारे पास, RB, क्या आ गई, RB मतलब बी पॉइंट पे रिएक्शन, जो हमने R2 कहा था, जिसको हमने R2 कहा था। तो देखो R2 हमारे पास आई है। अब यहाँ से क्या निकाल लोगे आप, R1 जो आएगा उसको यहाँ पे रख दोगे, तो यहाँ से निकाल लोगे M1। तो H भी पता चल गया, R1 भी पता चल गया, R2 भी पता चल गया, और M1 भी पता चल गया। तो चारों पता चल गए कि नहीं? तो ये हमारा मैजिक है किसका, कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस का। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखो आते हैं काम की चीज़ पर, जो कि हमारे पास इनडिटर्मिनेसी, कि सर हम इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो हमको बताओ। तो चलो इसको जानने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंटेंट ही है हमारी पहचान। आप लोगों को सबको ये मालूम है यार, कंटेंट हमें 1 नंबर दे रहे हैं आप लोगों को, इसमें किसी को भी कोई भी शिकायत नहीं है। और हमारे चैनल का नाम है VIP सिविल गुरु। तो हमारा स्टेट ऑल ऑल JEE के लिए और स्टेट AE एग्ज़ाम के लिए हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं, और दोनों कोर्स 1 नंबर है। कोर्स पहला जो है वो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन है, जो कि आप लोग को हमारे प्ले स्टोर पर मिलेगा। प्ले स्टोर पर जो हमारा एप्लीकेशन है VIP सिविल गुरु, उस पर आप लोग को देखने को मिलेगा। कोर्स 2 जो है हमारा, जो सिविल इंजीनियरिंग का 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट है, 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट में आप लोग को ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे ये वीडियो आप लोग अभी देख रहे हो। सेम यही कंटेंट हम लोग आप लोग को दे रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। आप लोग बाकी लोगों से पूछ सकते हो, वहाँ पे ग्रुप आप लोग को मिलेगा एप्लीकेशन पे, तो सारी चीज़ें आप वहाँ पता कर सकते हो। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो ये हमारा नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये सेम नंबर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, इस नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये आप लोग के लिए यहाँ पे डेली यहाँ पे कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग कोर्स आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग अभी तक 8 सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। 9th हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है, और 10th जो सब्जेक्ट होगा हमारे पास वो RCC होने वाला है। तो ये सब्जेक्ट हमारे RCC और स्टील तक जो है ये हमारे फरवरी में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम फरवरी के बाद है तो आप ये कोर्स ज्वाइन करोगे तो आप लोग को डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लगभग 90% अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, और मेजर मेजर पोर्शन सारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के 1 लाइनर होंगे, कॉन्सेप्ट प्लस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। डेली क्लासेज यहाँ पे देखने को मिलेंगी, डेली PDF आप लोग को वहाँ पे मिलेगी, डिटेल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो ये बेहतरीन कोर्स आप लोगों का चल रहा है, और बहुत कम प्राइस पे चल रहा है यार। प्राइस वेरी करता रहता है, मैं आप लोग को फिर से बोल रहा हूँ। तो अभी जो गुप्ता एंड गुप्ता का प्राइस चल रहा है वो 399 रुपीज़ है ओनली। और यहाँ पे अगर हम बात करें अपने 1 लाइनर और प्लस कॉन्सेप्ट वाले कोर्स की, तो 649 रुपीज़ चल रहा है। तो जा करके जल्दी करो, इसको ज्वाइन करो, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ करके मैं आप लोग को फिर बोल रहा हूँ 999 रुपीज़ होने वाला है। तो फिर मत बोलिएगा, फिर आप बाद में कमेंट करते हो सर प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया। तो इसको जा करके जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग को वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी यहाँ पे अगर आपको कोई भी और जानकारी लेनी है तो हमारे पास ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके थ्रू आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपना इनडिटर्मिनेसी। तो इनडिटर्मिनेसी जब हम पढ़ेंगे तो इनडिटर्मिनेसी मतलब जो भी हमारे पास क्या होंगे, अननोन होंगे, वो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है तो अननोन 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे, अननोन होंगे। तो जो भी हमारे पास इनडिटर्मिनेसी होगी वो हम बीम की देखेंगे, अपनी फ्रेम्स की देखेंगे, और ट्रस की देखेंगे।
सही है। इन तीनों की ही हमसे एग्ज़ाम में पूछता भी है, बीम की भी पूछता है, फ्रेम की भी पूछता है और ट्रस की भी पूछता है। और मैं आप लोग को ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे 30 सेकंड से भी कम टाइम में आप लोग किसी की भी इनडिटर्मिनेसी निकाल सकते हो, चाहे वो आप लोग के पास स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हो और चाहे वो आप लोग के पास काइनेटिक हो। तो देखिए हमारे पास इनडिटर्मिनेसी की अगर हम बात करें सर, तो दो तरीके की इनडिटर्मिनेसी होती है हमारे पास। एक स्टैटिक होती है और दूसरी क्या होती है, काइनेमेटिक होती है। जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होती है इसको हम डीएस बोलते हैं और इसको हम टोटल इनडिटर्मिनेसी भी बोलते हैं। टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी भी हम इसको बोलते हैं डीएस को, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आप लोग के पास काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी होगी। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। क्लियर हुआ पढ़ने का तरीका हमारा क्या रहेगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो सर स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो होता है हमारे पास वो दो तरीके का होता है। सबसे पहला होता है हमारे पास एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी और दूसरा होता है हमारे पास इंटरनल इनडिटर्मिनेसी। तो यानी कि हमको अगर सर डीएस कैलकुलेट करना है तो डीएस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल निकालना पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा, इंटरनल निकालना पड़ेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आ जाएगी। तो मैंने कहा हाँ भाई आप बिल्कुल सही सोच रहे हो अगर आप ये सोच रहे हो, लेकिन हम एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे, हम इंटरनल कैसे निकालेंगे? तो देखो मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी। एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी, तो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी होती क्या है? आपको मालूम है जैसे आपके पास ये एक बीम था, ठीक है, ये आपके पास मान लो एक फिक्स्ड बीम है, तो इधर भी आप लोग के पास 3 रिएक्शन आएंगे इस एंड पे भी, और इस एंड पे भी आप लोग के पास 3 रिएक्शन आएंगे, आएंगी क्या नहीं? तो जो हमारी इनडिटर्मिनेसी एक्सटर्नल अननोन फोर्सेस की वजह से आती है या एक्सटर्नल रिएक्शन की वजह से आती है, वो हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी होती है। क्लियर हुआ? जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी की बात करें तो हमारे पास 6 अननोन है। तो इन 6 अननोन की वजह से या कहें 6 रिएक्शन की वजह से जो हमारे पास इनडिटर्मिनेसी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी बोलेंगे। क्लियर हुआ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी? अब एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी जो होगा सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए एक्सटर्नल वाली को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डी एस ई इजिकल टू आर माइनस के ई। अब ये आर क्या होता है, ई क्या होता है, ये मैं सब आप लोगों को बताऊंगा जब कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, बस अभी आप समझ लो आर माइनस ई फॉर्मूला होता है। अब आता है सर इंटरनल इनडिटर्मिनेसी, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको सबसे पहले देखो हम डी एस आई से लिखते हैं इंटरनल इनडिटर्मिनेसी को। इसके साथ ही ये जो इंटरनल इनडिटर्मिनेसी होती है ये किस वजह से होती है सर? आपने एक्सटर्नल वाली हमको बता दी कि अननोन फोर्सेस की वजह से होगी, जो एक्सटर्नल अननोन फोर्सेज होंगे या रिएक्शन होंगे उनकी वजह से होगी। लेकिन इंटरनल वाली किस वजह से होगी? तो ये इंटरनल वाली जो होती है आप लोग की, जो अननोन फोर्सेज होती है ना, जो स्ट्रक्चर होती है, तो आपको मालूम है एक स्ट्रक्चर बहुत सारे मेंबर से मिलकर के बनी हुई होती है। एक स्ट्रक्चर जो होती है वो बहुत सारे मेंबर से मिलकर के बनी हुई होती है, और इन सब मेंबर्स में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ अननोन्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर के मेंबर के जो अननोन फोर्सेज हैं उन इंटरनल अननोन फोर्सेस की वजह से, इंटरनल अननोन फोर्सेस की वजह से ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर, वो जो होती है हमारी उसको हम बोलते हैं इंटरनल इनडिटर्मिनेसी। समझ आया इंटरनल इनडिटर्मिनेसी क्या होता है? जो और ये समझो, ये इंटरनल इनडिटर्मिनेसी जो होता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, लेकिन हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते इजीली। हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, फाइंड आउट तो कर सकते हैं लेकिन इजीली नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हम इंजीनियर हैं, हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। हम क्या दिमाग लगाएंगे, हमको मालूम है कि जो टोटल इंडिटर्मिनेसी होता है एस डी एस, वो हमारे पास होता है, मतलब जो डी एस स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होता है वो डी एस जो होता है एक्सटर्नल प्लस के इंटरनल होता है। तो हमको अगर इंटरनल निकालना है तो इंटरनल निकालने के लिए हम डी एस माइनस के डी एस ही कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है, और इसमें से अगर हम एक्सटर्नल वाली माइनस कर दें, टोटल में से एक्सटर्नल वाली माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगी, इंटरनल वाली बचेगी कि नहीं? तो हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि हम डीएस को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उस डीएस में और डीएससी को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ही है। डीएससी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डीएस को कैलकुलेट करने का बहुत आसान सा तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को। जब आप दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी सर, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी आप लोग को मिल जाएगी।
समझे कि नहीं? मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ। हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पहले। ये दो तरीके की होती है हमारी, एक्सटर्नल होती है और इंटरनल होती है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल वाली कैलकुलेट करेंगे, फिर हम टोटल वाली कैलकुलेट करेंगे, फिर इस टोटल में से डीएसआई को निकालने के लिए, इंटरनल वाली को निकालने के लिए इस डीएस में से, टोटल में से हम माइनस कर देंगे किसको, जो एक्सटर्नल वाली है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, इंटरनल वाली इंडिटरमिनेसी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी आप लोगों को अभी नहीं उतना समझ आ रहा हो शायद, तो अभी हम क्वेश्चंस लगाते हैं तब आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी को, जो कि हमारे पास होती है डीएससी। तो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी जैसा कि मैंने बताया, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से और एक्सटर्नल अननोन रिएक्शन की वजह से ये आप लोग की होती है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, तो डीएससी को कैलकुलेट करने का तरीका होता है आर माइनस ई। आर क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन। जो भी नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन होंगी उनको माइनस कर देंगे नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है हमारे पास, 3, 2D के लिए। और 3D स्ट्रक्चर के लिए कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो वो क्वेश्चन में कहेगा 2D स्ट्रक्चर या 3D, तो हम उसके हिसाब से कर लेंगे, उसमें तो कोई बड़ा वो नहीं है रोल। लेकिन आप मान कर चलो ये 3 इक्वेशन होती हैं, ये हमको पता होता है, ई की वैल्यू 3 होती है और आर जो होती है वो सपोर्ट पर रिएक्शन होती हैं। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल, ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे हिंज रिएक्शन है, यहाँ पे रोलर है। तो कितनी रिएक्शन होगी टोटल, टोटल रिएक्शन होगी 3। इक्वेशन कितनी होती है हमारे पास, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होती हैं। कौन कौन सी, समेसन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेसन ऑफ एफ वाई जीरो और समेसन ऑफ एम जेड जीरो। 3 इक्वेशन होती हैं हमारे पास। तो 3 हमने लिखा। स्टैटिक हम एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी अपनी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डी एस इजिकल टू आर माइनस ई, आर की वैल्यू भी 3, ई की वैल्यू भी 3, सोल्व करा तो कितना आ गया, 0। यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या है हमारी, एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है। एक्सटर्नली क्या है, डिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट है मतलब हम क्या कर सकते हैं, अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। इसके बाद हमने दूसरे, मान लो कोई हमने क्या लिया, फ्रेम लिया, ट्रस लिया, ठीक है। तो ट्रस हमने लिया, तो ट्रस में भी देखो हमारे पास ये सपोर्ट है। हम एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी निकाल लें, तो एक्सटर्नल निकाल लें तो वही रिएक्शन कितनी है हमारे पास, 3, 3 रिएक्शन है। इक्वेशन कितनी, 3, तो वही लगाएंगे डी एस सी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी आर माइनस ई। आर की वैल्यू कितनी है, 3। इक्वेशन भी कितनी होती है, 3, 0। ये इसका मतलब क्या है, हमें कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फाइंड आउट करने के लिए रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब स्ट्रक्चर जो है हमारी वो क्या है, डिटर्मिनेट है। क्या है, डिटर्मिनेट है। सही है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अपना फ्रेम की, ठीक है। तो मान लीजिए कोई फ्रेम है हमारे पास। तो इस फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमारे पास इधर भी फिक्स सपोर्ट है, इधर भी फिक्स सपोर्ट है। मतलब 3 रिएक्शन यहाँ पे आएंगी सर, 3 रिएक्शन यहाँ पे आएंगी। सही है। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन आएंगी हमारे पास। तो रिएक्शन टोटल कितनी होगी, 6। इक्वेशन कितनी होती है, 3। तो डी एस ई निकालेंगे, आर माइनस ई। आर की वैल्यू 6 है, ई की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से कितना है, 3। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी ये स्ट्रक्चर जो है वो इनडिटर्मिनेट है, स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट है स्टेटिकली, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 एक्स्ट्रा इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी अननोन को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 मोर इक्वेशन रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अननोन। अगर हमें अननोन को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमको क्या ज़रूरत पड़ने वाली, 3 मोर इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ने वाली। ठीक है गाइज, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो स्टैटिकली आपने देख लिया, एक्सटर्नली, स्टैटिकली, एक्सटर्नली इंडिटर्मिनेसी आप कैसे निकालोगे, डीएससी कैसे निकालोगे। सिंपल सा फॉर्मूला आर माइनस सी। बताओ भाई, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाना आप लोग को, मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लगा होगा इसको कैलकुलेट करने में। अब देखो इंटरनल वाली भी सिखाते हैं, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी। इंटरनल वाली कैसे निकालेंगे, डीएसआई। तो ये किसकी वजह से होती है सर, इंटरनल अननोन फोर्सेस की वजह से होती है। मैंने आप लोगों को बताया था इंटरनल अननोन फोर्सेस की वजह से होती है। जो भी स्ट्रक्चर में अननोन फोर्सेज आते हैं उनकी वजह से होती है। इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इजीली, तो हम अपना वही तरीका निकालते हैं। वही तरीका क्या, हमारे पास टोटल इनडिटर्मिनेसी जो होती है, टोटल स्टेटिकली इनडिटर्मिनेसी जो होती है वो एक्सटर्नल प्लस के इंटरनल वाली होती है। तो यहाँ से हमको इंटरनल वाली निकालनी है, तो हम इसको इधर ले जाएंगे। तो हमारे पास इंटरनल वाली कितनी हो जाएगी, स्टैटिकल डिटर्मिनेट माइनस के जो एक्सटर्नल वाली है उनको माइनस कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका तो हमको आता है आर माइनस ई। अगर हम इसको भी कैलकुलेट कर लें किसी तरह से, अगर हम फाइंड आउट कर लें अपनी टोटल इनडिटर्मिनेसी, डीएस अगर हम फाइंड आउट कर लें, तो डीएस की वजह से अगर हमको डीएस मिल गया तो डीएस में से हम डीएस ही माइनस कर देंगे तो डीएसआई मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा,
अरे ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, समझ तो आ रहा है ना। डी एस आई निकालने के लिए डी एस में से डी एस सी माइनस कर देंगे। डी एस सी हमको निकालना आता है, डी एस में निकालना सिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो डी एस आई निकाल लोगे कि नहीं? हाँ सर निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं डी एस की, कि डी एस कैसे निकालेंगे। तो हम देखेंगे अपनी हाउ टू फाइंड टोटल इनडिटर्मिनेसी दैट इज़ डीएस। तो इसको डीएस ऑफ बीम हम देखेंगे। तो डीएस ऑफ बीम देखने के लिए ध्यान से समझना, हम डीएस ऑफ बीम भी देखेंगे, बीम के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। डीएस ऑफ फ्रेम देखेंगे, फ्रेम के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। और सर डीएस ऑफ ट्रस भी हम देखेंगे, डीएस ऑफ ट्रस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तीनों चीज़ें हम देखेंगे। डीएससी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कितना था, आर माइनस ई। ठीक है, बीच बीच में मैं रिवाइज कराता रहूँगा, सब क्लास में याद करा दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सबसे आसान सब्जेक्ट मैंने बोला है ना स्ट्रक्चर एनालिसिस, तो मैं इसको बना करके दिखाऊंगा सबसे आसान। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना, अपना दिमाग में बस आप चीज़ों को पढ़ते जाओ, फिर आप क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन ना बने तब आप कहना कि हाँ सर क्वेश्चन नहीं बन रहे। ठीक है, तब तो आप कह सकते हो। तो देखो जब हम डीएस निकालेंगे ना बीम की, तो डीएस की जब हम बीम की निकालेंगे तो हम अपने दिमाग में दो चीज़ें रखेंगे कि जब हमारे पास बीम पर लोड लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर बीम पर लोड नहीं लग रहा है तब तो ठीक है, और अगर बीम पर लोड लग रहा है तो फिर उसको मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास डी एस ओ बी अगर हमको निकालना है, टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी अगर हमको निकालनी है, तो हम देखेंगे विदाउट लोडिंग बीम है, यानी कि बीम पर कोई भी लोड नहीं आ रहा है, या बीम पर लोड आ रहा है। अगर बीम पर कोई भी लोड नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बीम पर लोड आ रहा है, अगर बीम पर लोड आ रहा है, हो सकता है बीम पर लोड आए, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है। इस पे हमारे पास क्या है, कोई भी लोड नहीं आ रहा। ये बीम है हमारे पास, इस बीम पे कोई भी लोड नहीं आ रहा, तो थ्री रिएक्शन इधर आएंगी और थ्री रिएक्शन हमारी इधर आएंगी, क्योंकि हमारे पास इधर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और मोमेंट, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और मोमेंट आएंगी कि नहीं। आप लोग बोलोगे हाँ सर आएंगी। लेकिन अगर हमारे पास बीम पर लोड आ रहा है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, अगर बीम पे सपोज वर्टिकल लोड हमारे पास आ रहा है, तो अब वर्टिकल लोड जो आ रहा है इसकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट इंड्यूस होगा, इधर भी मूवमेंट आएगा, आएगा कि नहीं, रजिस्टिंग मूवमेंट। और इसको रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे वर्टिकल भी हमारे पास रिएक्शन आएगी और इधर भी हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इस केस में जीरो हो जाएगी, इस केस में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो हो जाएगी। सही है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे केवल टू रिएक्शन आएंगी और यहाँ पे भी कितनी आएंगी, टू रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ में मैंने लिखा हुआ, क्योंकि टू डायरेक्शन में ही रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, दो डायरेक्शन में ही रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, एक मूवमेंट एक वर्टिकल, एक मूवमेंट और एक वर्टिकल। तो इस वजह से दो डायरेक्शन में ही हमारा क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है वो हमारे पास जीरो होगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी लोड नहीं आ रहा है, कोई भी रेजिस्टेंस वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस केस को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको अलग से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। ये आप लोगों को मुझे लग रहा है कि अभी शायद ना समझ में आए इतना, लेकिन जब मैं क्वेश्चन इसके लगाऊंगा तब आप लोग को ये ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो मैं ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ उसमें हम क्या करते हैं, रिएक्शन को रिमूव करते हैं। तो जब रिएक्शन को रिमूव करते हैं तो हम देख लेते हैं पहले बीम पर लोडिंग तो नहीं है। अगर बीम पर लोडिंग आ रहा होता है तो हम यहाँ से दो रिएक्शन को हटाते हैं। ठीक है, यहाँ से दो रिएक्शन को हटाते हैं, क्योंकि थर्ड वाली तो हमारी ऑलरेडी जीरो होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी लोड नहीं है। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? आई होप समझ पा रहे होगे। तो अब देखो, अब बात करते हैं डीएस को सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीएस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कितना आसान सा फॉर्मूला है। डीएस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव्ड, कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन हम रिमूव करेंगे, माइनस के नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट एडेड, कितने कंस्ट्रेंट हम ऐड करेंगे। अगर मान लो हमारे पास कोई बीम है, तो उस बीम को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैंटिलीवर बीम में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैंटिलीवर बीम में आप उसको कन्वर्ट करोगे, तो कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रिएक्शन आपको हटानी पड़ेंगी और कुछ रिएक्शन आपको ऐड करनी पड़ेंगी कि नहीं। तो जो रिएक्शन हटानी पड़ेंगी वो पहले लिखोगे और जो ऐड करनी पड़ेंगी वो बाद में लिखोगे, दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर निकल करके, डीएस। डीएस हमारे पास आ गया सर। डीएससी हमारे पास आ जाएगा आर माइनस ई से, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो क्या डीएसआई नहीं निकाल सकते हो आप लोग? निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल आसानी के साथ हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, चुटकियों में एकदम।
ये सपोज हमारे पास कोई ये कोई हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम था, इसको हमें कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करना। कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मालूम है इधर हिंज सपोर्ट है, तो इधर हमें क्या बनानी पड़ेगी, फिक्स्ड सपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो इसको हम फिक्स्ड सपोर्ट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 रिएक्शन तो हमारी होती हैं, तो एक रिएक्शन और ऐड कर देंगे हम, तो 3 रिएक्शन ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कैंटिलीवर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आती है, वर्टिकल आती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आती हैं, और तीसरा मोमेंट अगर और लगा देंगे तो ये फिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इसको कैंटिलीवर बनाना है तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास डी एस क्या होता है, डी एस होता है कितनी रिएक्शन रिमूव करी, तो कितनी रिएक्शन रिमूव करी, एक, माइनस के, ऐड कितनी करी, एक, तो 1 - 1 क्या आया, 0। तो हमारा बीम कैसा है, ये स्टेटिकली डिटर्मिनेट बीम है। स्टेटिकली कैसा है, डिटर्मिनेट बीम हमारे पास ये है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई एग्जाम्पल है, इसको हमें कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करना, तो ये तो पहले से ही फिक्स्ड एंड है, कैंटिलीवर है, और इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो कितनी रिएक्शन हटानी पड़ेंगी, यहाँ से हमारे पास रोलर पे एक रिएक्शन आती है, तो इसको एक को हटा दो, ऐड कुछ करना पड़ेगा नहीं, 0 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास डी एस क्या आ जाएगा, कितनी रिएक्शन हमने रिमूव करी, एक, माइनस के ऐड कितनी करी, 0, तो 1 - 0 कितना है, 1। तो इसकी जो इंडिटर्मिनेसी है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। डी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर हमारे पास क्या सपोज ये कैंटिलीवर बीम है और इधर हमारे पास हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है, ये क्या हमारे पास इंटरनल हिंज। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था इंटरनल हिंज क्या होती है। इंटरनल हिंज होती है आप लोग के पास, अगर ये सपोज बीम है और यहाँ से आप इस सपोर्ट को हटा दो, इस सपोर्ट को हटा दो, तो जब इस सपोर्ट को आप हटाओगे तो ये आप लोग का फिक्स्ड है और ये इंटरनल हिंज है, तो इसके अबाउट ये आप लोग का जो इधर का पोर्सन है इस तरीके से झुक जाएगा, इस तरीके से क्या है, झूल जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट। तो वो आप लोग की क्या होती है, इंटरनल हिंज होती है। तो देखो अब हम करेंगे क्या, हमको इसको कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हमको ये हटाना पड़ेगा। तो हमने 2 रिएक्शन अपनी हटा दी, 2 रिएक्शन हटा दी, लेकिन जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा इसके अबाउट झूल जाएगा, नीचे नीचे झूल जाएगा। तो मुझे इसको अपनी जगह बनाए रखने के लिए एक यहाँ पे कंस्टेंट ऐड करनी पड़ेगी। तो कितनी रिएक्शन रिमूव करी, 2, ऐड कितनी करनी की पड़ी, एक, तो 2 - 1 कितना है, 1। तो डी एस की वैल्यू कितनी होगी, 1। कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है कि नहीं, मैंने तो 30 सेकंड बहुत ज़्यादा आप लोग को बोला था। और सारे ही क्वेश्चन ऐसे करके दिखाऊंगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक बीम है, ठीक है, ये कैंटिलीवर फिक्स्ड एंड का बीम है और इस पर एक वर्टिकल लोड आ रहा है। अब देखो बाबू यहाँ पे लोड आई है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन तुमने सोल्व करे थे उन पे लोड आ रहा था, नहीं आ रहा था ना, किसी पे भी लोड नहीं आ रहा था ना सर। लेकिन इस पे हमारा वर्टिकल लोड आ गया, तो इस पे वर्टिकल लोड आ गया, तो इसका डीएस कैसे निकालेंगे, इसको कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे कितनी रिएक्शन आती हैं सर, 3। 3 रिएक्शन रिमूव करेंगे हम, नहीं 3 नहीं रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी लोड नहीं है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी 2 रिएक्शन ही डेवलप होंगी। तो इन 2 रिएक्शन को हम यहाँ से हटाएंगे। तो रिएक्शन रिमूव कितनी करी, 2। कुछ ऐड करना पड़ेगा क्या इसमें, इसको कैंटिलीवर बनाने के लिए, कुछ भी नहीं। तो 2 - 0 कितना आएगा, 2। तो इसका डी एस की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मैंने लिखा भी है विद लोडिंग वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो केवल 2 डायरेक्शन में ही रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन ही रिमूव करेंगे हम, सही है नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल वाली रिएक्शन को हम काउंट ही नहीं करेंगे, उसको 0 मान के चलेंगे, वो कुछ है ही नहीं। तो 2 ही यहाँ पर रिएक्शन डेवलप होंगी। क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चंस लगाते हैं कुछ। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब के सब क्वेश्चंस हैं आप लोग के गेट के क्वेश्चन है, ईएससी के क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर कुछ जेई एई वगैरह के जो अलग अलग एसएससी जेई वगैरह का भी 1-2 क्वेश्चन इसमें है, सब क्वेश्चंस वही हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला हमारे पास है, ये बीम है, इसकी हमें क्या निकालनी, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालनी फ्रेम की, फ्रेम की निकालनी। तो चलो डीएस निकालते हैं सर, इसका डीएस। तो यहाँ पे हमें इसे कैंटिलीवर में बनाना पड़ेगा, तो इसे कैंटिलीवर में आप बनाओगे तो कितनी रिएक्शन यहाँ से रिमूव करनी पड़ेंगी, 3 यहाँ से हटानी पड़ेंगी, एक यहाँ से हटानी पड़ेगी, एक यहाँ से हटानी पड़ेगी, कैंटिलीवर होना है तो 3 और 3 6 और एक 7, 7 यहाँ से हटानी पड़ेगी माइनस के, कितनी ऐड करनी पड़ेगी। तो जैसे ही इन रिएक्शन को आप हटाओगे तो ये बीम क्या इसके अबाउट झूल जाएगा, तो हमें इसे झूलने से रोकने के लिए यहाँ पे एक कंस्टेंट ऐड करनी पड़ेगी। तो एक कंस्टेंट ऐड करेंगे +1, तो यहाँ पे ऐड कितनी करी, एक, तो 7 - 1 कितना आएगा, 6। तो इसकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी आई, 6। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
है कि नहीं? अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं ये तो बता दो भाई, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, आग लगा दो, दो तीन चीज़ें अपनी तरफ से भी लिख दो यार कि हाँ वाकई कुछ एक नंबर कंटेंट मिल रहा है। और हमसे जुड़ने के लिए, सभी सब्जेक्ट को इस बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए 8077283538 हमारा नंबर है, व्हाट्सअप कॉलिंग नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ में अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का। आप वहाँ से जाकर के लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए। वीआईपी सिविल गुरु के नाम से हमारा प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी आप लोग को मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कीजिए, कोर्स में इनरोल कीजिए। बहुत कम फीस पर आप लोग को यहाँ पे इनरोलमेंट मिल रहा है। पूरे यूट्यूब पर इस तरीके का आप लोग को नहीं मिलेगा, मैं आप लोग को फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन अ स्पेस स्ट्रक्चर। अब देखिए, स्पेस स्ट्रक्चर में हमको बताना है इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था 2D जो हमारे पास होता है उसमें 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं, और जो 3D फ्रेम होता है उसमें कितनी इक्वेशन होती हैं? 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं। बताया नहीं? तो 3D वाले को ही तो हम स्पेस बोलते हैं, 3D वाले को ही तो स्पेस स्ट्रक्चर बोलते हैं हम। तो स्पेस स्ट्रक्चर यानी कि 3D की बात कर रहा है, और इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होती हैं वो कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। है कि नहीं? मैं आप लोगों को पहले से ही बताता हुआ आ रहा था ये चीज़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 40 मिनट्स हो चुके हैं हमारे लेक्चर को चलते हुए। कितना लगातार है, हम मेहनत कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे मेहनत का रिजल्ट आप लोग नहीं दे रहे हो। ठीक है, वीडियो को शेयर करो यार, लाइक करो भाई, प्लीज़ प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो यार, और बताओ कैसा लग रहा है कंटेंट। आप कमेंट करते हो ना तो एकदम दिल खुश हो जाता है यार। ऐसा लगता है ना, हाँ वाकई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो अच्छा लगता है। तो आप कमेंट किया करो यार अच्छे से अच्छा, और शेयर भी किया करो। पता है मेरे पे कुछ कमेंट आया, एक मैसेज आया कि सर हम इसलिए शेयर नहीं करते हैं वीडियो, आप बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, अगर हम दूसरों को शेयर करेंगे तो उनके भी उतने मार्क्स आ जाएंगे। तो भाई प्लीज़ यार ऐसा मत करो। कुछ अपने लिए अच्छा सोच रहे हो तो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। जब आप सबके लिए अच्छा सोचते हो तो खुद अच्छा होता है। ठीक है, और हमेशा कभी भी अपने लिए बुरा तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिन में क्या होता है, 2 टाइम्स ये बोलते हैं कि पूरे दिन में सरस्वती माँ हमारे जो जीव होती है उस पर विराजमान होती हैं। तो हमें कभी भी अपने लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अपने लिए अच्छा सोचना चाहिए और अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए। तो प्लीज़ यार आप दूसरों की भी हेल्प करो, आपकी खुद की भी, खुद ही आप देखोगे ना आपकी खुद ही ग्रोथ होती चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने फॉलो करी है तो मैं इसलिए आपको भी बोलता हूँ। चलो देखो, इसमें देखो, व्हाट इज़ द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इन कंटिन्यूस प्रिज्मेटिक बीम। हमें इसमें टोटल इनडिटर्मिनेसी बताना है। तो डीएस निकालेंगे तो कितनी कंस्टेंट रिमूव करें? यहाँ पे देखो लोड आई गया है, देखो बाबू लोड आई गया है, यहाँ पे लोड आई गया तो फिक्स पे से कितनी रिमूव करेंगे? 2। यहाँ से कितनी रिमूव करोगे? 1। यहाँ से कितनी रिमूव करोगे? 1। तो कितनी? 2, 3 और 1, 4। 4 रिमूव करी, ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? कुछ नहीं। तो 4 - 0 4। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से बताना कौन सा करेक्ट होगा। स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इन वन ऑफ विच। हमें बताना कौन सी स्ट्रक्चर स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट होगी। तो स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट कौन सी होगी? जिसका डी एस नॉट इक्वल टू 0 होगा। और अगर डी एस 0 आई है तो वो कैसी हो जाएगी? इंडिटर्मिनेट हो जाएगी। है कि नहीं? तो हमें स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बताना। तो कैन नॉट बी एनालाइज एट ऑल, हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते। कैन बी एनालाइज एट ऑल, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। कैन बी एनालाइज यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स एंड कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है। हम देखो, मैंने आप लोग को बताया था कि अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो हम अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम जो हमारी स्टैटिक इक्वेशन होती है उनको यूज़ करके, और कंपेटिबिलिटी इक्वेशन जो उसको भी यूज़ करके। मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करके दिखाया था कि यूडीएल लगा था और यहाँ पे आप लोग का रोलर सपोर्ट था, ऊपर ही जस्ट आपको करके दिखाया था, दोनों इक्वेशंस की हेल्प से। है कि नहीं? चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी ऑफ द बीम इज गिवन बाई। इसकी इंडिटर्मिनेसी हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एक रिएक्शन यहाँ से हटानी पड़ेगी, एक यहाँ से हटानी पड़ेगी, और ये इंटरनल हिंज है तो इसको अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए एक ऐड करनी पड़ेगी। तो रिमूव कितनी करी? 2। ऐड कितनी करी? 1। 2 - 1 1। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। अगर स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है तो उसका मतलब क्या होगा? तो हमारे पास देखिए कह रहा है कि वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड। एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड सिंपली सपोर्टेड है, तो हमारे पास क्या होगा?
डिटर्मिनेट होगा? नहीं होगा, इसका तो डी एस ज़ीरो आएगा ही नहीं। बोथ एंड आर फिक्स्ड, अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो डी एस ज़ीरो आएगा? नहीं आएगा, ये भी नहीं है। उसके बाद कह रहा है बीम इज़ ओवरहैंग ओवर टू सपोर्ट, अगर एक बीम है दो ओवरहैंग पर सपोर्टेड है तो बिल्कुल उसका डी एस ज़ीरो आएगा। उसका डी एस क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। मान लो इधर हिंज है, इधर रोलर है, तो इस तरीके से हो सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या आएगा? ये हिंज डी एस ज़ीरो आएगा, इसका डी एस ज़ीरो आएगा तो ये स्टेटिकली डिटर्मिनेट होगा। यहाँ पे बोला बीम इज सपोर्टेड ऑन थ्री सपोर्ट्स, अगर बीम थ्री सपोर्ट्स पे होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डी एस ज़ीरो हो ही नहीं सकता, नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द टू स्पैन कंटिन्यूस बीम विद एन इंटरनल हिंज सो बिलो। हमें इस केस में बताना है कि हमारी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी होगी। तो इसको मान लो कैंटिलीवर में कन्वर्ट करना है, तो इधर हिंज है तो इसको कैंटिलीवर बनाने के लिए एक रिएक्शन ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक रिएक्शन ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि जैसे ही आप इसको हटाओगे और इसको हटाओगे इसके अबाउट झूल जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे एक रिएक्शन ऐड करनी पड़ेगी। तो कितनी ऐड करनी पड़ी? एक और एक दो, दो ऐड करनी पड़नी। रिमूव कितनी रिमूव कितनी करनी पड़नी? पहले रिमूव वाली लिखते हैं ना, तो रिमूव कितनी करनी पड़नी? दो। ऐड कितनी करनी पड़नी? दो। तो रिमूव माइनस ऐड दो, जीरो आएगा। तो ये कैसी होगी? इसकी इंडिटर्मिनेसी जीरो होगी। एक बीम ये है हमारे पास, गेट का क्वेश्चन है ये हमारे पास 1994 का, ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन था। अ बीम फिक्स्ड एट द एंड्स सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड ओनली स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इज, हमको इसकी इनडिटर्मिनेसी बतानी। तो यानी कि हमारे पास क्या है, ये फिक्स्ड बीम हमसे बोला है, लेटरल लोड मतलब वर्टिकल लोड उस पर आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, कितनी रिएक्शन रिमूव करेंगे? यहाँ से तीन नहीं, यहाँ पे दो रिएक्शन रिमूव करेंगे क्योंकि उसने बोला है कि लोड आ रहा है। देखो लोड आ रहा है, लेटरल लोड आ रहा है, तो लेटरल लोड आ रहा है तो यहाँ से तीन रिएक्शन नहीं दो रिएक्शन रिमूव करेंगे। दो तो ऐड करनी पड़ेगी, कुछ नहीं, तो टू माइनस जीरो कितना आएगा? टू। तो इसकी इंडिटर्मिनेसी कितनी होगी? टू। ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट में बहुत लॉजिकली। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट कितना काम आ रहा है जो मैंने आप लोग को बताया था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम डिस्कस करेंगे। फिर इंडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम के बाद हम देखेंगे अपना इंडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम में 2D और 3D फ्रेम देखेंगे। फिर हम देखेंगे ट्रस, अपना ट्रस की कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर ट्रस के बाद हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉन्क्लूजन मैंने तीनों ही यहाँ पे लिख दिए हैं, बीम के लिए कैसे कैलकुलेट, फ्रेम ट्रस के लिए, यहाँ पे कॉन्क्लूजन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप निकालोगे काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, कैसे कैलकुलेट करेंगे काइनेमेटिक। फिर काइनेमेटिक के बाद आप देखोगे अपना स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, क्या देखोगे? फिर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखोगे अपने। अब इसके आगे के जो भी लेक्चर होंगे वो सब आप लोग को एप्लीकेशन पे मिलेंगे। आप एप्लीकेशन पे इनरोल हो जाइए, वहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग को पीडीएफ नोट्स वगैरह इसके और वीडियोस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह ये सब आप लोग को वहीं पे मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और जैसा मैंने आप लोग को बोला था कि सबसे इजी सब्जेक्ट है, तो क्या मैं इसको सबसे इजी सब्जेक्ट बना पा रहा हूँ आपके लिए या नहीं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वेटेज मैंने आप लोग को बता दिया, 5 to 10 मार्क्स का वेटेज होता है आप लोग का। कोई भी अगर UPPSC चाहे AE का एग्ज़ाम हो आप लोग का, कोई भी AE का एग्ज़ाम हो या JEE का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आप लोग को, सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बताइएगा ज़रूर, आपका प्यार आपका सपोर्ट बस बना रहे, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ एक और चीज़, अगर आप लोग को देखो, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, अगर आप लोग को क्या है इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब अपडेट चाहिए, तो जॉब अपडेट के लिए हमारा दूसरा चैनल है क्लासिक जॉब। ठीक है, क्लासिक जॉब पर मैं आप लोग के लिए डेली अच्छी अच्छी जॉब लेकर के आता हूँ, जो आप लोग के लिए गवर्नमेंट जॉब होती हैं और स्पेशली फ्रेशर्स के लिए जॉब होती है, वही जॉब मैं आप लोग के लिए लेकर के आता हूँ। तो सर्च करके भी आप क्लासिक जॉब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैंने आप लोग को लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जा करके भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।